यह कहानी उस वीर योद्धा की है जिसने अपनी कम उम्र में ही समझ लिया था कि स्वतंत्रता की रक्षा सतर्कता और साहस से की जा सकती है। पेशवा बाजीराव ने मुगलों से छीनी गई आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लिया और अपनी शक्ति को संगठित करने में लग गए। विजय की यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें अपने वतन की सीमाओं को मजबूत करना था और इसके लिए दक्षिण भारत का मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण था। दक्कन क्षेत्र में मुगलों ने बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाकर एक विशाल सूबा बनाया था, जिसे दौलताबाद से जोड़कर एक शक्तिशाली गवर्नर के अधीन रखा गया था। इस सूबे के विशाल संसाधन और मजबूत प्रशासन मराठा स्वतंत्रता के लिए हमेशा एक गंभीर खतरा बने रहे। अब यह सूबा निजाम उल मुल्क के हाथों में था, जो मुगलों के तुरानी सरदारों में सबसे अधिक चालाक और कुशल माना जाता था। निजाम उल मुल्क का एक ही उद्देश्य था, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकना। इसके लिए उसने हर रणनीति अपनाई, हर चाल चली। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि राजनीति में भी माहिर था, धूर्त, चतुर और दृढ़। उसकी सैन्य ताकत और सूझबूझ ने उसे उस समय के सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम सेनापतियों में शामिल कर दिया था। लेकिन इसी अहम मोर्चे पर निजाम उल मुल्क से एक गंभीर चूक हो गई। उसने पेशवा बाजीराव की रणनीतिक बुद्धिमत्ता को कम आंका। पेशवा बाजीराव न केवल युद्ध के मैदान में पराजित थे, बल्कि राजनीतिक चालों में भी शत्रु को मात देना जानते थे। 27 अगस्त 1727 को पेशवा बाजीराव ने अपनी मराठा सेना के साथ एक निर्णायक अभियान की शुरुआत की। यह पहली बार था जब निजाम उल मुल्क के विरुद्ध सीधा मोर्चा लेने जा रहे थे। निजाम उल मुल्क का अनुभव और उम्र उन्हें भयभीत नहीं कर सकते थे, क्योंकि पेशवा बाजीराव का एकमात्र उद्देश्य था मराठा साम्राज्य की श्रेष्ठता स्थापित करना और यह दिखाना कि वह निजाम उल मुल्क से कहीं अधिक कुशल और अजय सेना नायक है। युद्ध अभियान का पहला चरण औरंगाबाद की ओर कूच करने से शुरू हुआ। पेशवा बाजीराव ने जलाना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिससे निजाम उल मुल्क की चौकसी बढ़ गई। उसने इवाज खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन मराठा सेना की तीव्र गति और असाधारण युद्ध कौशल के आगे वह टिक नहीं सकी। पेशवा बाजीराव ने इस जीत के बाद बुरहानपुर जैसे समृद्ध नगर पर आक्रमण किया, जिससे निजाम उल मुल्क की चिंता और भी बढ़ गई। अब निजाम उल मुल्क ने खुद इवाज खान के साथ मिलकर एक विशाल सेना तैयार की, लेकिन तब तक पेशवा बाजीराव तेजी से गुजरात की ओर बढ़ चुके थे। वहां भी उन्होंने बड़े पैमाने पर लूटपाट, जिससे गुजरात का वायसराय सर बुलंद खान पूरी तरह भयभीत हो गया। इस आक्रामक नीति ने निजाम उल मुल्क को और अधिक उकसा दिया। वह पेशवा बाजीराव की युद्ध शैली से चिढ़ चुका था और अब उसने मराठों के गढ़ पूना पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना के साथ वह पूना पर हमला करने पहुंचा और इसे जीतने के बाद एक नया खेल खेला। उसने छत्रपति राजाराम के बेटे को मराठों का राजा घोषित किया और उसकी शादी राजपूताना के सिसोदिया वंश की एक राजकुमारी से करवा दी। पेशवा बाजीराव और निजाम उल मुल्क के बीच एक संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह दो महान रणनीतिकारों की परीक्षा थी। जहां एक और पेशवा बाजीराव अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और तीव्र सैन्य अभियानों से शत्रु को हैरान कर रहे थे, वहीं निजाम उल मुल्क अपने अनुभव और राजनीतिक चालों से मराठा शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पेशवा बाजीराव का युद्ध कौशल, उनकी तेजी और रणनीतिक दूरदृष्टि उन्हें हर बार शत्रु से आगे रखती थी। गुजरात में अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद पेशवा बाजीराव ने एक और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने निजाम उल मुल्क की धरती पर सीधा आक्रमण किया। गोदावरी नदी के किनारे मराठा सेना ने तेजी से धावा बोला, जिससे निजाम उल मुल्क पूरी तरह चौंक गया। वह पेशवा बाजीराव की युद्ध रणनीतियों को अब पूरी तरह समझ नहीं पाया और हर बार की तरह यह हमला भी अप्रत्याशित था। इस बार पेशवा बाजीराव की योजना और भी गहरी थी। उन्हें पता था कि लगातार युद्धों और पीछा करने के कारण निजाम उल मुल्क की घुड़सवार सेना अब थक चुकी है। यह वह क्षण था जब उन्हें निर्णायक प्रहार करना था। पेशवा बाजीराव ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत निजाम उल मुल्क की सेना को दौलताबाद के पास पालखेड़ के पहाड़ी क्षेत्र तक खींच लिया। यह क्षेत्र मराठा युद्ध शैली के लिए पूरी तरह अनुकूल था। सकरी घाटियां, ऊंची पहाड़ियां और तेज गति से वार करने की स्थिति। निजाम उल मुल्क, जो खुद को अब तक एक अनुभवी सेना नायक मानता था, इस जाल को समझ ही नहीं पाया और पेशवा बाजीराव की योजना के अनुसार आगे बढ़ता रहा। अंततः 28 फरवरी 1728 को मराठा सेना ने पालखेड़ में चारों तरफ से निजाम उल मुल्क की सेना को घेर लिया। यह युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था। मराठों की तेज गति और अचूक घेराबंदी ने निजाम उल मुल्क की सेना को विचलित कर दिया। चारों ओर से घिर जाने के बाद भी निजाम उल मुल्क का तोपखाना उसकी रक्षा के लिए ढाल बना रहा, जिसने उसे पूरी तरह पराजित होने से बचा लिया। किसी तरह निजाम उल मुल्क अपने बचे हुए सैनिकों के साथ गोदावरी नदी के पास मूंगी सेव गांव तक पहुंचने में सफल रहा। निजाम उल मुल्क को अब लगने लगा था कि वह इस संकट से बच निकलेगा, लेकिन वह फिर से पेशवा बाजीराव की रणनीतिक सूझबूझ को कम आंकने की भूल कर बैठा। मराठा सेना पहले ही उसकी अगली चाल को भांप चुकी थी। गोदावरी के किनारे जहां निजाम उल मुल्क ने अपनी शरण स्थली बनाई थी, वह पूरी तरह घिर चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके सैनिक थक चुके थे, भोजन और रसद की भारी कमी थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास लड़ने का कोई ठोस कारण नहीं बचा था। मदद के रूप में अपनी आखिरी उम्मीद उसने दिल्ली में देखी।
मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को संदेश भेजा गया जिसमें दक्कन की स्थिति की गंभीरता बताई गई, लेकिन यह संदेश जिस उम्मीद के साथ भेजा गया था वह उम्मीद जल्द ही चकनाचूर हो गई। दिल्ली के दरबार में जब यह खबर पहुंची तो वहां सत्ता संघर्ष जारी था। मोहम्मद शाह के दरबार में बैठे दरबारी जानते थे कि मराठा शक्ति अब इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि दखल देने का सीधा अर्थ था खुद को खतरे में डालना। महीनों से चली आ रही प्रशासनिक अस्थिरता के बीच मुगल दरबार ने यह निर्णय लिया कि इस लड़ाई में हस्तक्षेप न किया जाए। निजाम उल मुल्क की गुहार को अनसुना कर दिया गया। यह वही मुगल साम्राज्य था जिसने कभी पूरे भारत पर शासन किया था, लेकिन अब वे इतने कमजोर हो चुके थे कि अपने ही सहयोगी को बचाने के लिए सेना भेजने का साहस नहीं कर पा रहे थे। निजाम उल मुल्क ने इस स्थिति को भांपते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। उसे एहसास हो चुका था कि अब समर्पण के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। यह पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उन्होंने इस संधि को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया और अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी, जिनमें पहली शर्त थी कि छत्रपति शाहू महाराज को मराठों के एकमात्र शासक के रूप में मान्यता दी जाए। दूसरी शर्त यह थी निजाम उल मुल्क द्वारा निष्कासित किए गए सभी मराठा अधिकारियों को फिर से बहाल किया जाए। तीसरी शर्त यह थी छहों दक्कनी सूबों में चौथे और सूरदेशमुखी की बकाया राशि तुरंत अदा की जाए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त राजाराम के बेटे को मराठों के हवाले किया जाए, क्योंकि उसने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके निजाम उल मुल्क का साथ दिया था। पेशवा बाजीराव की यह शर्तें स्पष्ट और अटल थी। वह जानते थे कि यह संधि केवल एक जीत नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए मराठाओं की ताकत का संदेश थी। निजाम उल मुल्क ने इन सभी शर्तों को स्वीकार किया, लेकिन एक बिंदु पर उसने असहमति जताई। छत्रपति राजाराम के बेटे को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया। उसके लिए यह एक राजा के गौरव और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। एक राजा के रूप में वह अपने समर्थकों को इस तरह नहीं त्याग सकता था, इसलिए उसने एक विकल्प के तौर पर प्रस्ताव रखा। छत्रपति राजाराम के बेटे को उनकी सेना के साथ पनहल जाने की अनुमति दी जाए और आगे छत्रपति शाहू महाराज स्वयं इस पर निर्णय लें कि उसके साथ क्या करना है। अंततः 6 मार्च 1728 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि इतिहास में मूंगी सेव गांव की संधि के रूप में मानी गई। पेशवा बाजीराव ने अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल कर ली थी। इस संधि के साथ उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि मराठा शक्ति अब पूरे दक्कन पर अपनी पकड़ बना चुकी है। पेशवा बाजीराव यह भली भांति समझ चुके थे कि युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं लड़े जाते, वे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी लड़े जाते हैं। वर्षों तक मुगलों द्वारा लूटे गए और नष्ट किए गए मंदिरों को पुनः स्थापित करना उनका संकल्प था। गंगापुर, त्र्यंबकेश्वर और नासिक जैसे पवित्र स्थलों को फिर से मराठा वैभव के प्रतीक के रूप में उभरते देखना उनका सपना था। पेशवा बाजीराव ने अपने दरबार में स्पष्ट घोषणा की, जहां जहां हमारे मंदिर अपवित्र किए गए वहीं वहीं मराठा शक्ति का ध्वज फहराना चाहिए। यह केवल धर्म ही नहीं, हमारी अस्मिता की भी रक्षा है, और मराठा शक्ति ने इसे सिद्ध कर दिया। लेकिन पेशवा बाजीराव केवल युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना तक सीमित नहीं थे, वे मराठा प्रशासन को भी सुदृढ़ कर रहे थे। वर्षों से फारसी भाषा के प्रशासन पर प्रभुत्व जमाया हुआ था, लेकिन अब समय था मराठी और संस्कृति को उनका उचित स्थान देने का। उन्होंने आदेश दिया कि मराठा दरबार के सभी आधिकारिक कार्य, संधि और फरमान अब मराठी और संस्कृत में लिखे जाएंगे। मराठा सत्ताओं में फारसी का स्थान मराठी मोदी लिपि ने ले लिया, जिससे मराठा प्रशासन जनता से और अधिक जुड़ गया। पेशवा बाजीराव की यह नीति केवल प्रशासनिक सुधार नहीं थी, बल्कि मराठा पहचान को पुनर्जीवित करने का एक अभियान था। उनकी यह पहल आने वाले वर्षों में मराठाओं को एक सशक्त सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने वाली थी। संधि के बाद पेशवा बाजीराव ने निजाम उल मुल्क को वापस जाने की अनुमति दी, लेकिन यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि पेशवा बाजीराव और निजाम उल मुल्क के बीच एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। 1736 के बाद पेशवा बाजीराव ने अमीर मुगल शहजादों को निशाना बनाया और समाज के दबे कुचले वर्गों को एकजुट कर अपनी ताकत को और मजबूत किया। जनवरी 1737 में उन्होंने नर्मदा पार कर भोपाल के किले की घेराबंदी की। मोहम्मद खान हार गया और भारी फिरौती देकर बचा। भीलसा पर कब्जे के बाद पेशवा बाजीराव ने बुंदेलखंड की ओर कूच किया। 28 मार्च 1737 को वह कालका तक पहुंच गए, लेकिन रामनवमी के कारण दिल्ली के उपनगरों को जलाने से इनकार कर दिया। इस साहसी कदम से मुगल दरबार में हड़कंप मच गया। मुगल सम्राट ने संधि की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव ने इनकार कर दिया। पेशवा बाजीराव ने फिर बादशाहपुर में मुगल तोपखानों पर हमला किया। हाथी, ऊंट और घोड़े कब्जा कर लिए गए। पेशवा बाजीराव ने चेताया कि जल्द ही सोनीपत और पानीपत जैसे क्षेत्रों को कब्जा किया जाएगा। दिल्ली में भव्य माहौल था, पर पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने दिल्ली क्यों छोड़ा? पहला कारण था मुगल वजीर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। दूसरा कारण था मराठा आपूर्ति और संचार प्रणाली पर खतरा था। तीसरा कारण था मालवा पहले ही मराठों के पास था। इन सभी कारणों से पेशवा बाजीराव ने दक्षिण की ओर लौटने का निर्णय लिया। दिल्ली से लौटते समय पेशवा बाजीराव को संदेह था
कि निजाम उल मुल्क कोई नई चाल चल सकता है। इससे भविष्य में एक और टकराव की आशंका बढ़ गई थी। उन्होंने अपने भाई चिमाजी आपा को स्पष्ट आदेश दिया कि यह निजाम उल मुल्क नर्मदा पार करने की कोशिश करे तो उसकी सेना पर पीछे से हमला किया जाए और उसे जंजीरों में जकड़ लिया जाए। राजस्थान से गुजरते हुए वे नारनौल और अजमेर पहुंचे, जहां कई राजपूत राजाओं ने अपनी वफादारी दोहराई और मराठाओं से सुरक्षा मांगी। इसी बीच राजा साहू ने पेशवा बाजीराव को एक और महत्वपूर्ण चेतावनी भेजी। निजाम उल मुल्क और अन्य सरदार तुम्हारे विनाश की योजना बना रहे हैं। पूरी सतर्कता बरतो और अपनी योजनाओं की सूचना हमें भेजते रहो। इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए पेशवा बाजीराव ग्वालियर के रास्ते से सतारा लौटे, लेकिन उन्होंने लगातार निजाम उल मुल्क की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। मई 1737 तक निजाम उल मुल्क सिरोंज में था, जहां से वह अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि मुगल सम्राट ने निजाम उल मुल्क को मराठों के खिलाफ एक नया अभियान शुरू करने के लिए बुलाया, लेकिन तब तक पेशवा बाजीराव सतारा लौट चुके थे। पेशवा बाजीराव का यह दिल्ली अभियान उनके सैन्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। यह इतनी तेजी और रणनीति से किया गया था कि मुगलों और निजाम उल मुल्क को इसका अंदाजा तक नहीं था। यह अभियान एक निर्णायक क्षण था, जिसने दिखाया कि दिल्ली अब मराठाओं की पकड़ से दूर नहीं थी। दिल्ली पर मराठाओं की धमाकेदार चढ़ाई और उनकी विजय के बाद उन्हें मुगल क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर दी। मराठों की इस सफलता ने न केवल राजपूतों, सिखों और बुंदेलों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक स्पष्ट संदेश दिया कि अब मुगलों की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। पेशवा बाजीराव के दिल्ली से लौटते ही मुगल सम्राट ने अपने शीर्ष कमांडरों को वापस बुला लिया। मुगल सम्राट अब मराठाओं से दिल्ली की रक्षा करने के लिए भयभीत हो चुका था। उनकी निराशा इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए निजाम उल मुल्क को बुला लिया। मराठाओं से लगातार हार के बाद मुगल घबरा गए थे, जिससे निजाम उल मुल्क को मुगल सैन्य मामलों की कमान सौंप दी गई। मुगलों ने पूरी तरह से निजाम उल मुल्क पर भरोसा कर लिया और उसे मराठाओं के खिलाफ मोर्चा संभालने का आदेश दे दिया। निजाम उल मुल्क के सामने अवसर था अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा पाने का, पेशवा बाजीराव से अपनी पुरानी हार का बदला लेने का और मुगलों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का। हालांकि निजाम उल मुल्क अभी भी दक्षिण में मुगलों का जागीरदार था, लेकिन मराठों ने पहले ही दक्कन के 6 सूबों में चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब वे मुगल प्रदेश के भीतर तक घुसपैठ कर चुके थे। मराठों की बढ़ती ताकत से घबराकर निजाम उल मुल्क को डर था कि कहीं उसका वर्चस्व ही खत्म न हो जाए। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। खंडेश में अब्दुल रहीम खान और नानवर उल खान को 5000 सैनिकों के साथ तैनात किया। अपने बेटे नासिर जंग को 10,000 सैनिकों के साथ औरंगाबाद की सुरक्षा में लगा दिया। अप्रैल 1737 के मध्य में निजाम उल मुल्क ने उत्तर की ओर कूच किया, पेशवा बाजीराव को रोकने के लिए। पेशवा बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी आपा को आदेश दिया कि वह निजाम उल मुल्क को रोके, लेकिन इस समय चिमाजी आपा पुर्तगालियों के खिलाफ बसई अभियान के अंतिम चरण में पूरी तरह व्यस्त थे। इसका लाभ उठाकर निजाम उल मुल्क बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ने में सफल रहा। दिल्ली से लौटते समय पेशवा बाजीराव मई 1737 में सिरोज में निजाम उल मुल्क की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। यह वह क्षण था जब निजाम उल मुल्क को पूरी तरह खत्म कर सकते थे, लेकिन इस मौके पर निजाम उल मुल्क ने चालाकी से दावा किया कि उसका उत्तर की ओर कूच करना केवल मुगल सम्राट के प्रति प्रायश्चित है। पेशवा बाजीराव को शायद इस बहाने पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि पेशवा बाजीराव ने इस अवसर को जाने दिया, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के बढ़ते प्रभाव को तत्काल खतरा नहीं माना। वह मुगलों को राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर होते देखना चाहते थे। हालांकि सवाल यह था, मराठा अब निजाम उल मुल्क को कुचलेंगे या एक और निर्णायक युद्ध होगा। मराठों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि न केवल मुगल सम्राट भयभीत था, बल्कि निजाम उल मुल्क भी अब बेचैन होने लगा था। जून 1737 में निजाम उल मुल्क बिना किसी टकराव के सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंचा। मुगल दरबार में उसे साम्राज्य की आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जाने लगा। मुगल सम्राट ने निजाम उल मुल्क को पूरी तरह से वफादार बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लिए। मालवा पर पेशवा बाजीराव के दावे को रद्द कर इसे निजाम उल मुल्क को सौंप दिया। निजाम उल मुल्क के बेटे गाजी उद्दीन को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। मराठों को पूरी तरह कुचलने की योजना के साथ अक्टूबर 1737 में निजाम उल मुल्क ने दिल्ली से एक विशाल सेना लेकर कूच किया। बुंदेलखंड में सआदत खान से मिलकर अपनी सेना को और मजबूत किया। ओरछा, दतिया और बुंदेला सरदारों का समर्थन प्राप्त कर सेना की संख्या 70,000 तक पहुंचाई। दिसंबर के मध्य तक भोपाल पहुंचकर निर्णायक युद्ध की तैयारी की। जैसे ही निजाम उल मुल्क के बढ़ते खतरे की खबर मिली, राजा साहू भी चिंतित हो गए, लेकिन पेशवा बाजीराव पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने तुरंत सभी मराठा सरदारों को सेना संगठित करने का आदेश दिया। 80,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और 15 अक्टूबर को पुणे से कूच किया। निजाम उल मुल्क को अलग थलग करने और उसे रसद से वंचित करने के लिए पेशवा बाजीराव ने कई रणनीतिक कदम उठाए। 10,000 सैनिकों के साथ चिमाजी आपा को तापी नदी के वरगांव में तैनात किया, ताकि निजाम उल मुल्क को दक्षिण से कोई मदद न मिल सके।
रघुजी भोसले, दामाजी गायकवाड़ और अवजी कावड़े को निजाम उल मुल्क की रसद और आपूर्ति रोकने का आदेश दिया। निजाम उल मुल्क की सेना की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों और खुफिया एजेंटों का व्यापक नेटवर्क बिछाया गया। नवंबर के अंत तक मराठों ने नर्मदा पार कर मालवा में प्रवेश किया। इससे निजाम उल मुल्क की सेना अपने किले को छोड़कर खुले मैदान में लड़ने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन निजाम उल मुल्क को अपनी कमजोर स्थिति का एहसास हुआ तो वह पीछे हटकर भोपाल के किले में शरण लेने की योजना बनाने लगा। उसकी रणनीति थी कि मराठों को भोपाल में फंसाकर उस पर घातक प्रहार किया जाए। लेकिन पेशवा बाजीराव ने खुली जंग से बचते हुए निजाम उल मुल्क की आपूर्ति लाइन को पूरी तरह से काट दिया। अब निजाम उल मुल्क जो एक बड़े युद्ध की उम्मीद कर रहा था, खुद ही जाल में फंस चुका था। निजाम उल मुल्क के पास विशाल तोपखाना था जिससे मराठों के लिए सीधा हमला करना मुश्किल था। लेकिन मराठों ने चारों ओर से उसके सभी रास्ते बंद कर दिए। भोपाल में कोई भी रसद, अनाज या सैनिक नहीं पहुंच सके। मराठों की यह रणनीति निर्णायक साबित होने वाली थी। अब निजाम उल मुल्क के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो आत्मसमर्पण करे या पूरी तरह तबाह हो जाए। भोपाल में अब निजाम उल मुल्क की सेना पर भुखमरी का संकट गहराने लगा। धीरे धीरे खाद्य सामग्री समाप्त हो गई और हजारों सैनिक व अधिकारी भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए। जो निजाम उल मुल्क पहले जीत को लेकर आश्वस्त था, अब विनाश के कगार पर खड़ा था। बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े पेशवा बाजीराव ने पूरे युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ दिया। सैनिक और नागरिक भूख से मरने लगे। शिविर में हताशा और अफरा तफरी फैल गई। जो बुंदेला सरदार पहले निजाम उल मुल्क के समर्थन में आए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनका पूरा सामान भोपाल में फंसा हुआ था, जिससे भागने का रास्ता बंद हो गया। मराठाओं की बढ़ती शक्ति देखकर वे युद्ध में शामिल होने से हिचकिचाने लगे। मुगल सैनिकों पर उन्हें कोई भरोसा नहीं था, जिससे सेना में मनोबल लगातार गिर रहा था। मराठों की रणनीति से निजाम उल मुल्क और उसके बुंदेला सहयोगियों के बीच अविश्वास बढ़ गया। मराठों ने शिविर पर तोपों और तीरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे मुगल सेना में हड़कंप मच गया। हताश और निराश निजाम उल मुल्क ने तोपखाने की आड़ में भागने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने निरंतर हमलों ने उसकी सेना की गति को केवल 3 से 4 मील प्रतिदिन तक सीमित कर दिया। भूख और हताश से घिरे मुगल सैनिक पूरी तरह टूट चुके थे। जब निजाम उल मुल्क के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, उसे शांति वार्ता करनी पड़ी। संधि के लिए मजबूर होकर 7 जनवरी 1738 को निजाम उल मुल्क को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। मालवा को मराठों को सौंपने की आधिकारिक मुहर लगाई गई। नर्मदा और चंबल नदियों के बीच की सभी जमीनें मराठों को दे दी गई। मुगल खजाने से 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिससे मराठों के युद्ध खर्च की भरपाई हुई। भोपाल की घेराबंदी और द्वारा सराय की संधि पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। निजाम के मुगल साम्राज्य को बचाने के लिए सभी सपने पूरी तरह चकनाचूर हो गए। 1727 की मूंगी से उगांव संधि से लेकर 1738 की द्वार सराय संधि तक निजाम उल मुल्क की स्थिति लगातार कमजोर होती गई और वह हमेशा मुंह के बल गिरता रहा। पेशवा बाजीराव के पास अवसर था कि वह निजाम उल मुल्क को पूरी तरह नष्ट कर दे, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया और शांति को प्राथमिकता दी। पेशवा बाजीराव ने अपने सेना नायकों से कहा, मैंने आपकी सलाह मानते हुए संधि की कम से कम शर्तों पर सहमति दी, जबकि मैं अधिक मांग सकता था। निजाम उल मुल्क के लिए मालवा और चौथ सरदेशमुखी छोड़ना बेहद अपमानजनक था, जिसका नाम सुनना भी वह सहन नहीं करता था। अब सवाल उठता है, जब पेशवा बाजीराव ने उसे पूरी तरह हरा दिया था, तो फिर उन्होंने निजाम उल मुल्क को पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया? इतिहासकार इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ मानते हैं कि पेशवा बाजीराव को उस समय निजाम उल मुल्क की सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन एक दूसरा मत कहता है कि पेशवा बाजीराव की यह रणनीति पूरी तरह सोची समझी थी। निजाम उल मुल्क को हटाना आसान था, लेकिन इसके बाद क्या होता? अगर वे निजाम उल मुल्क को पूरी तरह हटा देते तो मराठा शक्ति दक्कन में ही फंस जाती। यही कारण था कि उन्होंने निजाम उल मुल्क को हराकर भी उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया। लेकिन क्या यह पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल थी, या फिर एक ऐसी भूल जिसका असर आने वाले वर्षों में मराठों को भुगतना पड़ा? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी ऐतिहासिक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।